हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नर्सिंग क्विज पार्ट 3 की, जो आने वाली हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। नीचे में दिए हुए कौन से कैंसर का प्रोग्नोसिस पुअर है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर के डी पैंक्रियाटिक कैंसर। तो उसमें राइट आंसर है पैंक्रियाटिक कैंसर। अब हम कैंसर के बारे में देख लेते हैं। कैंसर क्या है? कि कैंसर डिजीज़ का लार्ज नंबर है। कैंसर क्या है कि डिजीज़ का लार्ज नंबर है। उसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है और नॉर्मल बॉडी टिश्यू को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। नॉर्मल बॉडी टिश्यू क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है और पूरे बॉडी में वो फैल जाता है। और कैंसर होने का कारण क्या है? कैंसर होने का कारण क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में चेंजेस होने के कारण के सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर चेंजेस होने के कारण कैंसर होता है। और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेलेंस के डेटा के अनुसार क्या है, कैंसर का प्रोग्नोसिस नीचे हुए ऑर्डर के मुताबिक सब प्रोग्नोसिस पुअर है। देखते हैं, उसमें सबसे पहला आता है पैंक्रियाटिक कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। उसके बाद लीवर एंड इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट कैंसर, लंग्स एंड ब्रोंकस कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सभी जो लाइन से दिए हुए हैं उनके सारे प्रोग्नोसिस पुअर है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसीडर। कि पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट किसको कहते हैं? प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में देखते हुए उस साइन में क्या क्या आता है कि उस साइन में पहले पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में रिटर्न फिटस विथ टैप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेलोटमेंट। क्या बोलते हैं? बेलोटमेंट आएगा। फिर आउटलाइन ऑफ फिटस पाल्पेबल, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। फिर जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? गुडल साइन। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। गुडल साइन किसको कहते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ दी सर्विक्स को। चैडविक साइन भी पूछा जाता है। तो ब्लूज कलर ऑफ द सर्विक्स को क्या कहते हैं? चैडविक साइन बोलते हैं। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो सॉफ्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हेगार साइन। और एनलार्ज यूट्रस देखने को मिलता है। ये सब प्रोबेबल साइन में आता है, जिसको हम पॉजिटिव ओवर द काउंटर साइन भी कहते हैं। पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड विथ ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कि पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी जवाबदारी किसके जिम्मे होती है? ट्रीटिंग डॉक्टर, पेशेंट्स डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसकी सारी जवाबदारी किस पर होती है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर होती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ऑल आर क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन एक्सेप्ट ए हाइड्रोक्सीइथाइल स्टार्च, NaCl 5% डेक्सट्रोज। तो कौन सा क्रिस्टलोइड नहीं है? तो हैस हाइड्रोक्सीइथाइल स्टार्च जो क्रिस्टलोइड नहीं है। उसका हम एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। क्रिस्टलोइड आर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड अदर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या क्या आता है देखो। 0.9 NaCl मीन्स NS और Rl और 5% वो क्या है? सब क्रिस्टलोइड है, ठीक है। और ये किसमें दिए जाते हैं? फ्लूइड रिससिटेशंस में, हाइपोवोलेमिक कंडीशंस में, हेमरेज की कंडीशन में, सेप्सिस और डिहाइड्रेशंस में ये दिए जाते हैं, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो भी आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? कि ब्लड प्लाज्मा की टोनिसिटी सेम रहती है। ब्लड प्लाज्मा की टोनिसिटी सेम रहती है, ठीक है। उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक में टोनिसिटी ब्लड प्लाज्मा की लोअर देन रहती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस टोनिसिटी ग्रेटर देन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से ग्रेटर, बहुत ही ज़्यादा टोनिसिटी रहती है, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। जो हमने अगले वीडियो में समझाया था कि सेल्स में से फ्लूइड बाहर आ जाता है, सेल्स श्रिंक हो जाता है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। क्रिस्टलोइड के नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट जिसको हार्टमैन सॉल्यूशंस भी कहा जाता है, और 5% डेक्सट्रोज। कोलोइड में क्या क्या आता है? ये भी एग्जाम में पूछा था। ह्यूमन एल्ब्यूमिन, जिलेटिन सॉल्यूशंस जिसको हम इमासिल और गिलाफोंटिन बोलते हैं, डेक्सट्रंस और हाइड्रोक्सीइथाइल स्टार्च। ये क्या है? सब
उसके एग्जाम्पल है, देख लेना एक बार, लिख ले तो लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज बाय 3D इज, 3D किस डिजीज़ में, 3D साइन किस डिजीज़ में देखने को मिलता है? स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स के बेरीबरी। तो राइट आंसर है पेलाग्रा में 3D साइंस देखने को मिलता है। अब देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शंस के पेलाग्रा है क्या, कि पेलाग्रा में क्या होता है कि नियासिन के लेवल लो हो जाता है। क्या हो जाता है? नियासिन का लेवल लो हो जाता है, जिसको हम विटामिन B3 के नाम से जानता है। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये तीनों देखने को मिलता है, इसीलिए हम उसको 3D बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। और उसका सिम्टम्स हम देखते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है? हाई सेंसिटिव टू सनलाइट, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, एडिमा, इंसोम्निया, वीकनेस, मेंटल कन्फ्यूजन्स, एटेक्सिया, पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, डायरिया, वो सिम्टम्स देखने को पेलाग्रा में मिलते हैं। पेलाग्रा होने का कोज क्या है? कि नियासिन और ट्रिप्टोफन डाइट में कमी होने की वजह से पेलाग्रा होता है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस पे देख लेते हैं। बेरीबेरी में क्या होता है? विटामिन B12 की कमी की वजह से बेरीबेरी देखने को मिलता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से देखने को मिलता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और एनीमिया इसकी वजह से देखने को मिलता है कि रेड ब्लड सेल्स के जो ऑक्सीजन कैरी कर नहीं सकता, इसलिए बॉडी टिश्यू को रेड ब्लड सेल्स कैरी ना करने की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंडीशंस द अम्बिलिकल कोड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, कि अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा की मार्जिन पे अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेटलडोर प्लेसेंटा, मेंटिस प्लेसमेंट, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनी, सर्कमविलेटा प्लेसेंटा। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा बेटलडोर प्लेसेंटा, हम उसको बोलते हैं, जो मार्जिन से टच होता है उसको। अब उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि बेटलडोर प्लेसेंटा इज द कोड अटैच टू द मार्जिन, अभी हमने देख लिया। और ये मार्जिन कोड इंसर्शंस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लेसेंटा प्लेसेंटा का लो इम्प्लांट होती है और कोड कंप्रेशंस इन वजाइनल डिलीवरी की शक्यता रहती है। क्या? कोड कंप्रेशन भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से एनोक्सिया, फीटल एनोक्सिया और फीटल डेथ भी होने की संभावना रहती है। अब वेलामेंटोसा प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं कि वहाँ वेलामेंटोसा में क्या होता है, जो कोड होती है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। और प्लेसेंटा ससेंटुएटा में क्या होता है कि 1 और मोर स्मॉल प्लेसेंटा से एक से ज़्यादा लोब दिखने को मिलता है। प्लेसेंटा मार्जिनेटा में क्या देखने को मिलता है कि थिन फाइब्रस रिंग कोरियोनिक प्लेट के आसपास देखने को मिलता है, जिसको हम प्लेसेंटल मार्जिनेटा बोलते हैं। सर्कमविलेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि उसमें स्मॉल कोरियोनिक प्लेट देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? कि फीटस को न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से देखने को मिलता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ PPH? यूट्राइन एटोनी, हाइपरटेंशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ PPH क्या है? यूट्राइन एटोनी, यूट्रस का टोन कम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन एटोनी। 8 नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ 120 ml, 50 ml, 90 ml, 70 ml। तो हमारा राइट आंसर रहेगा स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है? 70 ml। 9 नंबर का क्वेश्चन, साइक्लिंग ब्लीडिंग इन विच साइकिल इज़ रिड्यूस टू 21 डेज और लेस इज टर्म, के 21 दिन से भी कम मासिक आना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोजिया, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, एपीमेनोरिया। तो उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा एपीमेनोरिया। अब सभी के बारे में देख लेते हैं। मेनोमेट्रोजिया हम किसको बोलते हैं? कि प्रोलॉन्ग एक्सेसिव ब्लीडिंग एट इरेगुलर इंटरवल पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग का आना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोमेट्रोजिया। लेकिन इधर याद रखना इरेगुलर, इसीलिए मेनोमेट्रोजिया है, इरेगुलर इंटरवल पे आता है। पोलीमेनोरिया 21 डेज से भी लेस देन कम ब्लीडिंग आना, लेकिन इंटरवल कैसा है? रेगुलर है उसका। कैसा? रेगुलर इंटरवल पे ब्लीडिंग आना 21 डेज से कम। ओलिगोमेनोरिया ब्लीडिंग 35 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग आना। एमिनोरिया लास्ट 6 मंथ तक मासिक का आना नहीं, मेंसेस का ना आना, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया
कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऑफ चॉइस इन ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी है? एसी इनहिबिटर, मिथाइल डोपा, एटियोनोलोल, एम्लोडिपिन। हम कौन सी यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं? तो उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा मिथाइल डोपा। ऑब्स्टेट्रिक मीन्स प्रेगनेंसी के अंदर, क्या प्रेगनेंसी के अंदर मिथाइल डोपा हम यूज़ करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, अ विड्रो क्लाइंट्स रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ बेड एंड बिकम अपसेट व्हेन आस्क्ड टू डू सो, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट थेराप्यूटिक? Give the client PRN antipsychotic that is prescribed. Stay with the client until the client calm down. Require the client to get out of bed. Leave the client alone in bed for as long as the client wishes. तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा? क्लाइंट क्या कर रहा है? बेड में से उठने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है कि हमें उठना नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है? पेशेंट के साथ बैठना है और पेशेंट को साथ जब तक पेशेंट शांत ना हो जाए तब तक हमें पेशेंट के साथ रहना है। तो हमारा आंसर आएगा बी, स्टे विद द क्लाइंट अंटिल क्लाइंट काम डाउन। 12 नंबर का क्वेश्चन, अ नर्स इज असेसिंग अ स्कूल ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रीक्वेंट स्टूल एंड टीनेसियस म्यूकस डज द नर्स एंटिसिपेट? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला चाइल्ड है, बच्चा है, उसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंटली स्टूल और टीनेसियस म्यूकस के साथ स्टूल आ रहा है, तो बच्चे को क्या हो सकता है? रेक्टल प्रोलेप्स, एनल फिशर्स, इंटूससेप्शंस के म्यूकोनियम इलियस। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा रेक्टल प्रोलेप्स। क्या आएगा? रेक्टल प्रोलेप्स हो सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन कैरिंग फॉर अ न्यूबॉर्न सेवरल आवर आफ्टर बर्थ यू असेस हिज रेस्पिरेटरी रेट इन नॉर्मल न्यूबॉर्न, दिस वुड बी। तो न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अब उसमें हम देख लेते हैं, एज वाइज देख लेते हैं। न्यूबॉर्न का कितना होता है? 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, इन्फेंट का 30 to 60 पर मिनट, टोडलर का 60 to 32 ब्रीथ पर मिनट, चाइल्ड का 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, एडोलेसेंस का 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट और एडल्ट का 16 to 22 ब्रीथ पर मिनट। ये IMP है, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए मगअप कर लेना सब। आगे देखते हैं हम, द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इंट्राडर्मल स्केच, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, जेड्रेक। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हम किस मार्ग से देते हैं? तो इंट्राडर्मल स्केच के द्वारा हम देते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, नर्स ऑफ फ्रॉम फ्लोर एंड पेशेंट्स फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट्स फ्लोर पे गिर गया है तो उसको इंजरी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टोट, निग्लिजेंसी, बैटरी, डी नॉन। तो ये क्या है? एथिक्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें हमारा आंसर आएगा निग्लिजेंसी। उसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जस्टिस को क्या बोलते हैं? कि फेयर विथ क्लाइंट रिगार्डिंग देयर कंडीशंस। ठीक है, जस्टिस को हम क्या बोलते हैं? फेयर रहना, पेशेंट की कंडीशन के साथ हमें फेयर रहना। बेनिफिशियंस को क्या बोलते हैं? डूइंग गुड, अच्छा करना। नॉन माल एफिशिएंस को क्या बोलते हैं? पेशेंट्स को हार्म नहीं पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन माल एफिशिएंस। वेरासिटी को ऑनेस्टली रहना, ऑनेस्टली इंटरेक्शंस करना, ऑनेस्टली आंसर देना। फिडिलिटी मीन्स क्या होता है? कि प्रोफेशनल प्रोमिस में हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना, उसको क्या बोलते हैं? फिडिलिटी। ऑटोनॉमी में फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू वर्क। निग्लिजेंसी में, निग्लिजेंसी किसको बोलते हैं? कि नर्स अपने रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड को रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड में फेल हो जाती है, वो पूरा अपना जो काम है वो कर नहीं सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? निग्लिजेंसी कहते हैं। उसमें क्या आता है एग्जांपल में कि फॉलिंग इन गिविंग मेडिसिन, मेडिसिन के न देने, टाइम से न देना, पेशेंट को टाइम से रिस्पॉन्स न देना, पेशेंट का रिपोर्ट अप टू डेट न करना, कंफर्टेबल मेजर प्रोवाइड न करना, वो सब क्या है? वो सब निग्लिजेंसी के एग्जांपल है। बैटरी, बैटरी किससे कहते हैं? इंटेंशनल एक्ट के दूसरे पेशेंट्स को जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। टॉट, टॉट किसको बोलते हैं? कि पेशेंट्स को हमें उसकी कंसर्ट या उसके परमिशंस के बिना उसको टच पहुंचाना या उसको हानि पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉट। टॉट के दो टाइप्स है, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल।
तो इंटेंशनल टॉर्ट में क्या क्या आएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटेंशनल टॉर्ट में क्या आता है, असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इम्पोर्समेंट और फ्रॉड, वो सब किसके एग्जाम्पल है, इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल है। और अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में माल प्रैक्टिस और निग्लिजेंसी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यू आर कैरिंग फॉर एन यूनिट हु हैज़ अ क्लेफ्ट पैलेट, यू शुड इन्फॉर्म द मदर दैट सर्जिकल करेक्शंस विल बी डन व्हेन द इन्फेंट। एक बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है और उसको सर्जरी करानी है तो कब तक करा सकती है, तो आप मदर को क्या बोलोगे, 8 to 12 month of age, 20 to 24 month of age, 12 to 16 month of age, D 16 to 20 month of age। तो कब करा सकते हैं हम क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी, 8 to 12 मंथ ऑफ एज के दरमियान हम क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करा सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, बर्न्स एग्जामिनेशन बाय विच स्केल, विच चार्ट, विच मेथड, स्नेगल चार्ट, GCS मीन्स गास्लो कोमा स्केल, लर्न ब्रोडर मेथड, ब्रिडन स्केल। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा सी। स्नेगल चार्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, विजन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं, विजन के लिए। गास्लो कोमा स्केल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, वो हम चेक करते हैं। ब्रिडल स्केल किसके लिए आता है, प्रेशर शोर और बेड शोर के लिए हम ब्रिडल स्केल को यूज़ करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, अ चाइल्ड रिकवरिंग फ्रॉम सीवियर अस्थमा अटैक इज गिवन प्रेडनिसोलन 15 mg ट्वाइस अ डेली, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक बच्चा सीवियर अस्थमा अटैक का है, उसको प्रेडनिसोलन 15 mg दिन में 2 बार देनी है, तो हम प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रखेंगे, प्रिवेंट एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू इन्फेक्शंस, हैव द चाइल्ड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, ऑफर नथिंग बाय माउथ टू द चाइल्ड एक्सेप्ट ओरल मेडिकेशंस, चेक द चाइल्ड यूसिनोफिल काउंट डेली। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा, बच्चे को क्या करना है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। अब हम अस्थमा के बारे में देख लेते हैं कि अस्थमा अटैक के दरमियान, अस्थमा अटैक जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा एक्सेबरेशंस हम बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। क्या हो जाता है, एयरवे में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशंस आ जाती है। और एयरवे के आसपास जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो नैरो हो जाती है। इसीलिए अस्थमा के अटैक दरमियान क्या होता है, कफ और विजिंग साउंड देखने को हमें मिलता है। क्या देखने को मिलता है, विजिंग साउंड देखने को मिलता है और इसकी वजह से डिस्निया की कंडीशंस भी देखने को मिलती है। अब अस्थमा के हम सिम्टम्स देखेंगे, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस और पेन एंड कफिंग और विजिंग। जब कफिंग और विजिंग दरमियान पेन भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। लो पीक एक्सपायरेटिव फ्लो ब्लीडिंग देखने को मिलता है। सिम्टम्स दैट फेल रिस्पॉन्स टू ए क्विक एक्टिंग रेस्क्यू इनहेलर में सिम्टम्स फेल भी हो जाता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, लिमिट एक्सपोजर टू अस्थमा ट्रिगर, जो अस्थमा होते हैं जिसकी वजह से उससे बच्चे को बचाएंगे हम, जैसे कि एलर्जन हो गया, इरिटेंट हो गया, तो उससे बच्चे को हम दूर रखेंगे। बच्चे के आसपास हम स्मोकिंग को अलाउ नहीं करेंगे और बच्चे को एक्टिव रहने के लिए इनक्रेज करेंगे और बच्चे को हेल्दी वेट मेंटेन रखने के लिए हम कहेंगे। ठीक है, वी आर कैरिंग पेशेंट्स इन हेमरेजिक शॉक, हाउ शुड द नर्स पोजीशन द क्लाइंट। हेमरेजिक शॉक वाला एक पेशेंट है तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, टेंडरबर्ग पोजीशंस, फ्लैट इन बेड विथ लेग्स एलिवेटेड, सेमी सिटिंग पोजीशंस, फ्लैट ऑन बेड। तो उसमें हम क्या पोजीशंस देंगे, टेंडरबर्ग पोजीशंस देंगे। हम शॉक का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका भी हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शंस। शॉक के टाइप कितने हैं, पहले हाइपोवोलेमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, और हाइपोवोलिक शॉक में होता क्या है कि प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है उसमें, और एसवीआर सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस उसमें इंक्रीज़ हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके कारण क्या है, हाइपोवोलेमिक के डिहाइड्रेशंस, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, हेमरेज, वो क्या है हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण है। उसमें हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं और पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो ब्लड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, प्रीलोड कम हो जाता है, एसवीआर भी कम हो जाता है
उसमें क्या होता है, एसवीआर कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ये एग्जाम में पूछा था नॉर्सेट में, ठीक है। याद रखना, कार्डियक आउटपुट किसमें बढ़ता है, ओनली डिस्ट्रिब्यूटिव शॉक के अंदर बढ़ता है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका कोज कौन कौन सा है, सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक देखने को मिलता है। उसमें हम आईवी फ्लूइड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर एनाफाइलेक्सिस भी डॉक्टर के मुताबिक हम दे सकते हैं। थर्ड है कार्डियोजेनिक शॉक में प्रीलोड इंक्रीज हो जाता है, सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट उसमें कम हो जाता है। हार्ट फेलियर में, एरिथमिया की कंडीशंस में, एमआई में, मायोकार्डिटिस में, कार्डियोमायोपैथी में ये कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। उसमें हम क्या दे सकते हैं, डोब्यूटामाइन, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर क्या होता है, प्रीलोड कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है और प्रीलोड कम हो जाता है और एसवीआर इंक्रीज हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स में, कार्डियक टेम्पोनेट में, पल्मोनरी एम्बोलिशंस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें हम आईवी फ्लूइड भी अपने कोर्स के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं अब। हेल्थ केयर प्रोवाइड लिस्ट ऑर्डर फॉर अ यंग चाइल्ड विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ विल्स ट्यूमर, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चंस। क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है, बच्चे को क्या हुआ है, टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या हुआ है, विल्स ट्यूमर हुआ है, तो नर्स को क्या क्वेश्चन करेगी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, रीनल बायोप्सी। उसमें क्या ऑर्डर के सामने नर्स क्वेश्चन करेगी, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, कौन से ऑर्डर के सामने नर्स क्वेश्चन करेगी, तो रीनल बायोप्सी सामने नर्स क्वेश्चन करेगी, ठीक है। विल्स ट्यूमर को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। द नर्स इज अस्कल्टिंग द एपिकल पल्स ओवर द PMI, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पैक्ट, विच हार्ट साउंड वुड बी ऑडिबल, S2 S3, S3 S4, S4 S1, S1 S2। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा S1 S2। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, साउंड किधर किधर सुनाई देता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। एओर्टिक एरिया किधर होता है, स्टर्नम में, राइट साइड स्टर्नम में, और सेकंड इंटरकोस्टल्स मसल्स में। किधर, सेकंड इंटरकोस्टल्स स्पेस में एओर्टिक एरिया होता है। पल्मोनिक एरिया किधर होता है, लेफ्ट साइड स्टर्नम एंड सेकंड इंटरकोस्टल्स स्पेस में पल्मोटिक एरिया देखने को मिलता है। अर्ब्स पॉइंट किधर होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में अर्ब्स पॉइंट देखने को मिलता है। अर्ब्स पॉइंट किधर देखने को मिलता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। ट्राइकस्पिड एरिया किधर देखने को मिलता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। और माइट्रल एरिया फाइव इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर देखने को मिलता है और मिड क्लेविकुलर लाइन पर देखने को मिलता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, पसंद करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद, थैंक यू।